हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे सर। पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड के मैथ को कंप्लीट किया, जिसमें हमने प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग और प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द वैल्यू एडेड मेथड सारी चीज़ों की बात हम लोगों ने कर लिया। और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग अपने बुक में जो शॉर्ट प्रैक्टिकल्स गिवन होंगे आप उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीनों मेथड डिस्कस करने के बाद मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। आज हम लोग चिल्ड्रन सेकेंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम की बात करने वाले हैं। जैसा कि इस चैप्टर के पहले वीडियो में ही मैंने बताया था कि बेस्ड ऑन द फेजेज ऑफ प्रोडक्शन देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। फर्स्ट वाज value added method that already has been discussed in the previous video, and in this video we are going to discuss the second method, that is income method, and after that we will discuss also the third method, that is expenditure method. तो चलिए इस मेथड में हम आते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने बोर्ड पूरा खाली है क्योंकि मैंने इसमें पहले से कुछ नहीं लिखा। आज हम लोग चले आपके सामने हम लोग सारे जो मेथड है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि चलिए इस मेथड का नाम ही है इनकम मेथड। तो इस मेथड का चलिए कंसेप्ट ये है कि एक इकॉनमी में एक तरफ प्रोड्यूसर है, दूसरी तरफ हाउस होल्ड है। प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करना है और कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर, ठीक है, निर्भर है। अब हाउस होल्ड को प्रोड्यूसर को चलिए प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर ऑफ सर्विसेज की ज़रूरत होती है, और वो फैक्टर सर्विसेज वो हाउस होल्ड से हायर करता है, मतलब हाउस होल्ड से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेता है। अब हाउस होल्ड को फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में प्रोड्यूसर से फैक्टर्स इनकम मिलती है। तो जो फैक्टर इनकम है, जिसमें हम रेंट, रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है और वेजेस एंड सैलरी है, ये जो प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड को मिलती है, जब हम उसका टोटल कर देते हैं चिल्ड्रन, उस टोटल को ही हम चिल्ड्रन कहते हैं नेशनल इनकम। और ये होती है इनकम मेथड, यानी जब हम इनकम का टोटल, या हम सिंपली ये कह सकते हैं कि एक इकॉनमी में एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर इनकम है, जब हम उस फैक्टर इनकम का टोटल कर देते हैं तो हमें मिल जाती है उस कंट्री की नेशनल इनकम। एक्चुअली हमें नेशनल इनकम तो नहीं मिलती है, हमें उसके कंपोनेंट मिलते हैं जिसे हम कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इस मेथड से हमें चिल्ड्रन मिलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम बाद में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करके नेशनल इनकम में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चिल्ड्रन बस इसका इतना सा कंसेप्ट है कि एक इकॉनमी में जितनी फैक्टर इनकम है, जब उसका टोटल कर लेते हैं तो हमें मिल जाती है उस कंट्री की नेशनल इनकम। और इसके पीछे चिल्ड्रन ये भी लॉजिक है, जब पहले वाले टॉपिक में, पहले वीडियो में, इस चैप्टर के जब हम लोग बात करने वाले थे तो हमने आपको बताया था कि एक इकॉनमी में थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फेज ऑफ प्रोडक्शन होते हैं तीन। तो पहले फेज में प्रोडक्शन होता है, वैल्यू एडिशन होता है, और वैल्यू एडिशन और प्रोडक्शन के ड्यूरेशन में इनकम जनरेट होती है। तो जितनी इनकम चिल्ड्रन वैल्यू एडेड मेथड के प्रोसेस में या प्रोडक्शन मेथड में जितनी इनकम प्रोड्यूस हुई, उतनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ पर उसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का हम टोटल चिल्ड्रन पता लगाएंगे कि इनकम के कितने फॉर्म हैं, कौन कौन से फॉर्म ऑफ फैक्टर ऑफ इनकम है जिनका हम इसमें टोटल करते हैं। तो चलिए हम लोग मेथड को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें चिल्ड्रन हमारे पास तीन जो कंपोनेंट हैं वो आते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, PLOYS, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, और जो थर्ड पॉइंट है चिल्ड्रन वो है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये चिल्ड्रन हमारे पास तीन कंपोनेंट है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को शॉर्ट में लिख देते हैं COE,
सेकेंड पॉइंट ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस को शॉर्ट में लिख देते हैं OS, और मिक्स्ड इनकम को चलिए हम लिख लेते हैं शॉर्ट में MI, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये चलिए 3 कंपोनेंट है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय जिसको COE शॉर्ट में लिख सकते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस को शॉर्ट में OS, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, जब हम तीनों का टोटल कर दें तो हमारे पास आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और चलिए हमारे पास बस मेथड में इतना ही है। अगर आप देखेंगे इनका मेथड सबसे सिंपल मेथड है और उसमें केवल ये 3 कंपोनेंट ही आते हैं, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम। और इसको मिक्स इनकम कहते हैं, बट पूरा नाम इसका है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। और जब इन तीनों का टोटल आप करेंगे तो आपको मिलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बाद में हम इसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मैं आपको चलिए एक एक पॉइंट बताता हूँ कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट हम इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ COE, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसमें हम किनको इंक्लूड करते हैं। तो इसमें हमारे पास चलिए 4 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले आता है वेजेस एंड सैलरी इन कैश। सेकेंड है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। थर्ड है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। और थर्ड है चिल्ड्रन पेंशन और रिटायरमेंट, पेंशन और रिटायरमेंट। ये चलिए 4 कंपोनेंट हमारे पास होनी चाहिए कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। क्वेश्चन में चलिए होगा क्या कि या तो आपको डायरेक्टली कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, और अगर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली गिवन नहीं है तो फिर आपको उसकी कंपोनेंट मिलेंगे वेजेस एंड सैलरी काइंड कैश। ये चलिए ये वो सैलरी जो कैश में प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को देता है, या कोई जो इंडिविजुअल है अगर वो कोई फैक्टर ऑफ सर्विसेज दे रहा है तो उसके बदले में जो भी कैश में एम्प्लॉयर से उसको मिलता है तो ये होगी सैलरी। तो वेजेस एंड सैलरी कैश। उसके बाद चलिए किंग मैंने लिखे काइंड है, सॉरी ये काइंड है, वेजेस एंड सैलरी काइंड। तो आपने देखा होगा चलिए कि अक्सर जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा, जो कैश में सैलरी देता है इसके अलावा भी और बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फ्री मील दे रहे हैं, है ना, फूड खाने फ्री में फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, या रहने की कोई जगह दे रखी है, या आने जाने के लिए एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया है। तो इस तरीके के जो बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है उसे हम कहते हैं वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। थर्ड है चिल्ड्रन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है चिल्ड्रन कि आपको सुना भी होगा कि एक EPFO नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है चिल्ड्रन कि अगर किसी पर्सन को मान के चलो कि 1000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिल रही है, तो इस 1000 में से फॉर एग्जांपल की जो 100 रुपीज़ है ये एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड में जाएगा, जो फ्यूचर में इसके लिए एक फिक्स एक फंड डिपॉजिट हो जाएगा, बाद में उसको वहाँ से मिलता है। तो अगर ये 100 रुपीज़ चिल्ड्रन एम्प्लॉय के सैलरी से जाएगा तो चिल्ड्रन ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। तो अब होता क्या है चिल्ड्रन कि अगर ये 100 रुपीज़ EPFO में यानी प्रोविडेंट फंड में जा रहा है तो इसको चिल्ड्रन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर इसका 50 जो रुपीज़ है वो तो एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा एम्प्लॉयज़, और इसका जो 50 रुपीज़ है ये एम्प्लॉयर चिल्ड्रन कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। तो जो 50 रुपीज़ जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है ये जो पार्ट है इसी को हम कहते हैं चिल्ड्रन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। और जो 4th पॉइंट है चिल्ड्रन वो है पेंशन ऑन रिटायरमेंट, कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई भी एक एम्प्लॉय है
उसने 25-30 सालों तक वर्क किया और अब वो रिटायर हो गया। तो रिटायरमेंट होने के बाद उसको चिड़िया जो पेंशन मिलती है, उस पेंशन को भी हम कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये पेंशन चिड़िया वो पेंशन नहीं है कि जो लोग 60 ईयर या 65 ईयर के हो जाते हैं, गवर्नमेंट उनको कंपेंसेट करने के लिए पेंशन दिया करती है, जिसे हम कहते हैं ओल्ड एज पेंशन। तो ये ओल्ड एज पेंशन नहीं है, चलिए है पेंशन ऑन रिटायरमेंट, यानी कि एक एम्प्लॉय है, अब वो रिटायर हो गया है, तो रिटायरमेंट होने के बाद जो उसे पेंशन मिलती है तो वो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होता है। तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में चलिए 4 कंपोनेंट है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय या तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय पहले सर्च करेंगे, अगर डायरेक्ट आपको मिल गया तो फिर इनमें से किसी और को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कंपोनेंट डायरेक्ट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फिर आप उनके कंपोनेंट ढूंढोगे, वेजेस एंड सेल इन कैश, वेजेस एंड सेल इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी एंड फोर्थ पेंशन ऑफ रिटायरमेंट। तो ये थे चलिए कंपोनेंट ऑफ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और अब मैं आपको बताता हूँ कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस के। कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस को मैं शॉर्ट में ओएस लिख लेता हूँ चलिए। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के ऑपरेटिंग सरप्लस के चलिए हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। पहले में हमारे पास चलिए आता है रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है। सेकंड में आता है इंटरेस्ट और थर्ड में आता है चलिए हमारे पास प्रॉफिट। ये 3 कंपोनेंट आपको ढूंढने पड़ेंगे। और ये जो प्रॉफिट है चलिए, प्रॉफिट के भी इसमें 3 कंपोनेंट इसमें यहाँ पर बना दिए गए हैं। तो यही मैं लिख देता हूँ चलिए। सबसे पहले इसमें चलिए आता है डिविडेंड आता है, डिविडेंड। उसके बाद सेकंड आता है चलिए इसमें रिटेन्ड अर्निंग, और लास्ट में चलिए हमारे पास आता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के चलिए हमारे पास ये 3 कंपोनेंट है, रेंट एंड रॉयल्टी एक साथ ही रहता है और आप चाहो तो अलग अलग भी इसको कंसिडर कर सकते हो। दूसरा है इंटरेस्ट, तीसरा है हमारे पास चलिए प्रॉफिट। अब होता है चलिए क्वेश्चन में कि नॉर्मली अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है सेपरेटली तो फिर आपको इनमें से किसी और कंपोनेंट को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है तो फिर आप इसके कंपोनेंट क्वेश्चन में ढूंढेंगे। आप पहले ढूंढेंगे रेंट, है ना, और उसके बाद ढूंढेंगे रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी को सर्च करने के बाद आप इंटरेस्ट को कंसिडर करेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट मिल गया फिर प्रॉफिट देखेंगे। प्रॉफिट में चलिए कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं होता। अगर डायरेक्टली गिवन है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट को ऐड करेंगे, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो फिर आपको प्रॉफिट के कंपोनेंट ढूंढने पड़ेंगे। सबसे पहले आप ढूंढेंगे डिविडेंड मिल गया, उसके बाद आप ढूंढेंगे रिटेन्ड अर्निंग और उसके बाद आप ढूंढेंगे कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स आप कह सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है चलिए कि इसके तीनों ही कंपोनेंट गिवन होते हैं और कभी कभी होता है कि केवल एक कंपोनेंट गिवन है या कोई 2 कंपोनेंट गिवन है, तीसरा गायब है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस और ये सारे कंपोनेंट भी गिवन है तो फिर आपको किसी एक को कंसिडर करना पड़ेगा, या तो आप ऑपरेटिंग सरप्लस लीजिए या फिर आप इनके कंपोनेंट को कंसिडर करिए। दोनों लेंगे तो आपका क्वेश्चन ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। तो ये था चलिए कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो है हमारा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पे मैं सिर्फ फिक्स्ड इनकम लिखा था, यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। शॉर्ट में इसको MI लिख देते हैं। यहाँ पर चलिए क्या होता है कि ये वो इनकम होती है या ये उन लोगों की इनकम होती है जो लोग अपना खुद का फैक्टर ऑफ सर्विसेज या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खुद का यूज कर रहे हैं और यूज करके किसी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसमें आप छोटे छोटे बिजनेसमैन को, जैसे ग्रोसरी शॉप है या वेंडर, फ्रूट वेंडर है, सब्जी बेचने वाला है, चाय बेचने वाला है, या मेडिकल स्टोर की दुकान चलाने वाले जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं या व्यापारी होते हैं जो खुद का ही अपना बिजनेस कर रहे हैं और रेंट लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है,
सारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो अपना खुद का ही यूज करके अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उससे जो मिलने वाली जो इनकम होती है चिल्ड्रन, जिसको नेशनल इनकम में हमने मतलब इकोनॉमिस्ट लोगों ने मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड के नाम से उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। एक्चुअली चिल्ड्रन ये क्या होता है कि इनका रिकॉर्ड मिलना बड़ा मुश्किल होता है। गवर्नमेंट क्या है कि इसको सिर्फ एक एस्टिमेटेड बेस पर कैलकुलेट करती है, एस्टिमेट कर लेती है कि हाँ इतने लोग हैं सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उनकी इतनी इनकम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था चिल्ड्रन इनकम मेथड, जिसमें हमने आपको बताया कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के कंपोनेंट, ऑपरेटिंग सरप्लस इसके कंपोनेंट, और उसके बाद हमने बताया मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसी फार्मूले को शॉर्ट में हम COE प्लस OS प्लस MI इक्वल टू NDPFC। इसमें आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि जब आप नेशनल इनकम को इनकम मेथड से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट, बट आपको जाना है इसमें नेट नेशनल प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट में जाना है। तो देखिए अब आपको इसमें सब कुछ सेम है, केवल ये तो नेट और नेट सेम है, ये नेशनल है ये डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक को नेशनल कन्वर्ट करने के लिए आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, तो ये दोनों सेम हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था चलिए हमारा इनकम मेथड। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके प्रिकॉशन और एक्सपेंडिचर मेथड को चलिए हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर हमारे वीडियोस चैनल आपको इनको इकोनॉमिक्स पढ़ने में हेल्प मिल रही है, समझ में आ रहा है, टॉपिक को समझ पा रहे हैं आप अच्छे से, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इसमें पूरा सिलेबस इकोनॉमिक्स का मिलेगा। बहुत जल्दी मैं इंडियन इको को भी स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले चलिए मनी और बैंकिंग को भी हमें कवर करना है। तो नेशनल इनकम के बाद मनी और बैंकिंग को कवर करूँगा, और उसके बाद इंडियन इको की बुक स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं शुरू के 4 चैप्टर पहले कंप्लीट करूँगा, फिर उसके बाद हम लोग मैक्रो में वापस आएंगे। तो कीप इन टच एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।